जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि भैया आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो पॉलिटी के अंदर हमने जो चैप्टर, सबसे पहले तो मैंने इंडेक्स के अंदर हमने क्या करना है कि सारे चैप्टर लिखने हैं अभी टॉपिक वाइज। ठीक है, जो हमारा जो टॉपिक वाइज रहेगा वो इंडेक्स के अंदर रहेगा। और आपने बताना है भी सर हमारा जो ये चैप्टर बचा हुआ है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप ये लगा लो कि आपके इंडेक्स के अंदर जो भी 15 से 20 के टॉपिक बनेंगे, मैं अप्रोक्स में बताऊंगा आपको। ठीक है, बाद में काउंट करेंगे, पहले टॉपिक लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है कि हम धीरे धीरे हमारे जो टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट टॉपिक से लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ही जैसे एक टॉपिक उठा लिया संविधान सभा, उसका पूरा उसका ऑपरेशन करके तो तभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारा जो बैच रहेगा वो एसएससी अपकमिंग एग्ज़ाम एंड स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो वो आपको सभी एग्ज़ाम कवर करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक बार फिर बताऊं भाई, जो मैंने जो पहले जो लेक्चर लिए हैं, जैसे 2 लेक्चर लिए हैं, वो है पॉलिटी, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट थे भी वो पॉलिटी के अंदर, वो आप हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे और आप पॉलिटी के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, उसमें क्या क्या बताया था मैंने, मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताई थी भी पॉलिटी के अंदर जो स्टार्टिंग में जो हमारे जो संविधान सभा का जो ढांचा, जो मूल रूप से उसकी जो पृष्ठभूमि वहाँ कब से स्टार्ट हुई थी भी, वो 1600 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 1600 के अंदर जो भारत पे जो शासन था वो अंग्रेज़ों का था भी। ठीक है, अंग्रेज़ों का था। और उस टाइम क्या था कि जो हमारी जो ऊपर जो शासन कर थे वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने आई, उन्होंने उसको अधिकार दिया, कितने कौन से सन में दिया भी, 1608 के अंदर। ठीक है, 1608 के अंदर तब उसने अधिकार दिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होने लगी, वो ग्रोथ होने लगी। वो धीरे धीरे हमारे क्या हुआ कि वो उनकी जो ग्रोथ बढ़ने लगी, वो जगह जगह अपनी जो फैक्ट्री लगाने लगे। ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए एलिजाबेथ ने क्या किया भी, एलिजाबेथ ने 1773 के अंदर एक्ट लेके आई। उस एक्ट का क्या नाम था भी, रेगुलेटिंग एक्ट। उसने विभिन्न प्रकार के एक्ट लगाए, जैसे 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लगाया भी। उसके बाद उसने क्या स्टार्ट किया, उसने उसके बाद 1781 के अंदर यानी सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद 1784 के अंदर उसने उस 84 के अंदर कौन सा था भी, पिट्स इंडिया एक्ट। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी भी, इन एक्ट का क्या मतलब है, यो क्यों एक्ट, ये सारी चीज़ मैं बता दी। ठीक है, यानी पिट्स क्यों रखा, उस टाइम पिट्स क्यों रखा भी, 1784 के अंदर इन्होंने पिट्स ऐसे रखा। उस टाइम जो ब्रिटेन का जो पीएम था यानी प्रधानमंत्री था उस टाइम विलियम पिट्स था। ठीक है, उसी के ब्याह पर उन्होंने उसके आधार पर ये नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे कई प्रकार के जो चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी शासन, कोई भी एरिया हो, ठीक है, एरिया के अंदर क्या है कि किसी भी राजा का शासन, किसी भी रानी का शासन, उसको एक सीमित एरिया के अंदर जो भी उसके अंदर उस राजा की चले या उसकी रानी की चले, उसको बोलते हैं चार्टर। ठीक है, उसको अधिनियम भी बोलते हैं। और उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया भी, उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया भी, उसके बाद जैसे ब्रिटिश प्राउड यानी ब्रिटिश प्राउड में बट गई थी। ठीक है, यानी जो एलिजाबेथ थी ना, वो जो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 भागों में बांट दी थी वो अपने जो साम्राज्य था। ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश प्राउड के अंदर यानी ताज शासन के अंदर। ठीक है भाई, उसमें क्या था, 1909 के अंदर सबसे पहले यानी मार्लोमिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं उसको, मार्लोमिंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ बताई थी मैंने। उसमें मार्लोमिंटो में क्या था कि भी, मार्लोमिंटो क्या था कि ये 2 आदमी थे। ठीक है, 2 व्यक्ति थे भी। मार्ले अलग था, मार्ले क्या था, वो वायसराय था अंग्रेजी शासन का, और मिंटो था एक भारत सचिव यानी सेक्रेटरी था। ठीक है भी, उसके बाद हमसे 1919 के अंदर चेम्सफोर्ड सुधार आया भी। उन्होंने हमारे चेम्सफोर्ड सुधार में क्या किया कि पहली बार हमें निर्वाचन करने का भी अधिकार दिया। ठीक है, यानी आपसे पूछ ले भी, कई बार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता भाई, जैसे पूछ लेता है, जैसे सबसे पहले महिला को अधिकार
यानी वोट करने का अधिकार सबसे पहले कौन से स्टेट ने लिया था भाई? 1921 के अंदर मैसूर को दिया गया था सबसे पहले, ठीक है। यानी वोट करने का अधिकार जो महिला के अंदर, ठीक है, महिला ने किया था 1921 के अंदर। उसके बाद क्या था कि जो हमारा जो शासन था 1935 भारत शासन अधिनियम, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी। जो उस टाइम जो यूनियन सभा बनी, ये सारी चीज़ मैं बताऊँ, अभी भी बताऊँगा भाई, मैं ये चीज़ बताई भी थी। उसके बाद 1947 तक इन्हें ब्रिटिश प्राउड ने शासन किया। उसके बाद क्या है कि जो हमारी 1947 से लेकर 1950 तक जिस सरकार ने शासन किया, यानी जिस सरकार ने शासन किया उसको बोलते हैं अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट क्या होती है भाई? अंतिम गवर्नमेंट ये होती है जैसे 1947 से लेकर 1950, यानी टेम्परेरी सरकार, यानी संविधान सभा का अधिकार, ठीक है। उसमें क्या किया कि जो भी रूल फॉलो किए गए, यानी आपको रूल रेगुलेशन, यानी व्यक्ति का जितना भी प्रावधान, यानी जीने का अधिकार, कुछ भी अधिकार लगा लो, उसने उस सरकार ने सेटल किया था भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा जो संविधान लागू कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 के अंदर जो हमारा संविधान लागू हुआ। पूछ ले भी आपको अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत कब किया गया था भाई? यानी 26 नवंबर 1949 के अंदर, ठीक है भाई। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये हमारा संविधान लागू हुआ था इस दिन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें टॉपिक वाइज करेंगे भी, ठीक है। सारे टॉपिक मैं लिखवाऊंगा भी आपको, और आपने एक नोटबुक के अंदर, इंडेक्स के अंदर एक अच्छी वे में, अच्छी कंसंट्रेशन से आपने लिखने हैं, ठीक है भाई। देखो, जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है, सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करा रखा है भाई मैंने? इंडियन पॉलिटी, ठीक है भाई, यानी इंडियन पॉलिटी, ठीक है भाई। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है भाई, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है भाई। ये था हमारा चैप्टर, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ये है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से, सब चीज़ मैं सारी चीज़ कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं आप एक बार टॉपिक लिख लो, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो भी आपको, ठीक है। देखो, जो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? वो रहेगा भारत के, यानी भारत के संवैधानिक, यानी भारत के संवैधानिक विकास, ठीक है भाई, यानी भारत का संवैधानिक विकास, यो हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है भाई, यानी डेवलपमेंट, ठीक है भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है भाई, यही है। यानी इसको ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसे ही लिख लेते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिख लो भाई, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। ये हमारा जो फर्स्ट रहेगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा यानी संविधान सभा, ठीक है भाई। संविधान सभा को हम क्या कहते हैं भाई? संविधान सभा को हम क्या कहते हैं बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है वो कौन सा आता है भाई? जो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, एक बार टॉपिक मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट रहेगा मैं आपको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आप टिक लगा देना भाई हमारा जी ये सर ये टॉपिक हो गया। उसके बाद ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रियम्बल यानी उद्देशिका,
यानी उद्देशिका। उद्देशिका को क्या बोलते हैं भाई? प्रीएम्बल, यानी प्रीएम्बल। ठीक है भाई, प्रीएम्बल। जो हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है भाई, यानी राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं यूनियन इट्स टेरिटोरीज, यूनियन इट्स टेरिटोरियस। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन इट्स टेरिटोरीज। ठीक है, उसके बाद नागरिकता। ठीक है भाई, यानी नागरिकता। इसको नागरिकता को हम क्या कहते हैं भाई? सिटीजनशिप। ठीक है भाई, यानी सिटीजनशिप। उसके बाद हमारा क्या आ गया भाई? यानी मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम क्या बोलते हैं भाई? मूल अधिकार को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखो हम क्या बोलते हैं भाई? यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई, देखो हमारे जो चैप्टर कौन कौन से हो गए भाई? देखो जो हमारा जो पहला जो चैप्टर रहेगा वो भारत के संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर रहेगा संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद उद्देशिका, यानी प्रेम्बल। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये मैं सारी चीज़ मैं बताऊंगा भाई। उद्देशिका क्या है, यूनियन स्टेट क्या है, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, यानी सिटीजनशिप क्या, कैसे, यानी नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छोड़ी जाती है, कितने साल बाद छोड़ी जाती है, कितने बाद हम अवगत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भाई। और उसके बाद मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी हमें जीने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भाई। एक बार आप ना एक नोट डाउन कर लो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हम अलग अलग कंसेप्ट को उठाएंगे और अच्छे तरीके से हम अपना टॉपिक पूरा करेंगे। ठीक है, जो उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा, यानी कौन कौन सा हो गया अभी? भारत के संवैधानिक विकास, यानी संविधान सभा, उद्देशिका, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार। उसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है भाई, यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी इसको क्या बोलते हैं भी? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है भाई, इसको ये बोलते हैं, यानी इसको DPSP बोलते हैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में। देखो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जो भी मैं सारी चीज़ बताऊंगा भी। जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिए गए हैं, जैसे हमारा जो संघ का क्षेत्र है या आयरलैंड से लिए गए, अलग अलग सारी जो चीज़ ली गई ना वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी जो संशोधन वगैरह ऐड किए हुए हैं वो सारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? हमारे मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य, यानी मूल
कर्तव्य, ठीक है भाई, यानी मूल कर्तव्य किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारा जो कर्तव्य है, यानी भी माता पिता का जो कर्तव्य है उसको बच्चों का पालन पोषण करना होता है, उसको पढ़ाना लिखाना होता है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है मूल कर्तव्य। इसको सारी चीज़ खोल के मैं आपको सही अच्छी तरीके से सारी चीज़ बताऊँगा भाई, ठीक है। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये इसके अंदर आती हैं। यानी मूल कर्तव्य किसे बोलते हैं, यानी मूल कर्तव्य से बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, ठीक है। यानी हमारे जो संविधान के अंदर जो सबसे जो मुखिया होता है वो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। यानी जो संसद का यानी कुछ भी राइट्स का जो अधिकार देता है वो हमारे को राइट कौन देता भाई, वो राष्ट्रपति। यानी देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता है ना, यानी जिसको सर्वोच्च यानी सबसे हाई सिटीजनशिप मिली हुई है ना, उसको राष्ट्रपति को मिली है, यानी फर्स्ट आदमी यानी फर्स्ट व्यक्ति इसको ही माना जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। यानी प्रेसिडेंट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। यानी एक मिनट रुको भाई, नीचे ज़्यादा नीचे हो गया। यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, ठीक है, हमारा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हो गया राष्ट्रपति, और वाइस प्रेसिडेंट कौन हो गया भाई, वो हो गया उपराष्ट्रपति। ये कौन है, यानी क्या काम आता है, इसके क्या अधिकार हैं, वो इस राष्ट्रपति क्या होता है, इसकी जो सैलरी कितनी होती है, ये क्यों काम आता है, ये किस सदन में बैठता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार आप ये टॉपिक उतार लो भी अच्छी तरीके से। देखो, सबसे जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद कौन सी हुई, उद्देशिका यानी प्रीम्बल, ठीक है। उसके बाद संघ एवं उसके राज्य थे यूनियन इट्स टेरिटोरीज, ठीक है भाई। और नागरिकता यानी सिटीजनशिप यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और ठीक है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। एक बार उतार लो, मैं उसको मिटा के दोबारा और लिख देता हूँ, ठीक है। और अच्छी तरीके से देखो और अच्छी कंसंट्रेशन से देखो भी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा यानी हिंदी में लिखना भाई, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है भाई। राज्यसभा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यानी लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। देखो, जो हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा भारत के संवैधानिक, यानी 10 चैप्टर हो गए भाई, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लिख लो, उसके बाद ही मैं दूसरा कराने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हमारा क्या है कि पूरा टॉपिक एक बार लिख लो, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जो पहला जो चैप्टर स्टार्ट रहेगा वो भारत के संवैधानिक विकास, यानी जो भारत का संविधान कैसे विकास हुआ, उसके गठन में कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये पहले एक बार ये लिख लो, उसके बाद ही मैं दूसरे यानी 10 चैप्टर ये हो गए, और अप्रोक्स जो 8-9 चैप्टर और हैं वो और लिखवा दूँ मैं आपको, ठीक है। देखो अगले देखो भाई, ठीक है। और आप धीरे धीरे भी सारे के सारे चैप्टर मैं कराने वाला हूँ एक अच्छे वे में और अच्छे फ्लो में। आपने पढ़ाई
कंटिन्यू रखनी है भी, क्योंकि जो हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे ना, जो सारे के सारे, उसमें एक अच्छा रिव्यू दोगे भी आप, अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रही तो। ठीक है, देखो यानी जो अगला जो चैप्टर रहेगा, जो हमारा जो 11वां जो चैप्टर रहेगा, वो रहेगा राज्य के विधानमंडल। ठीक है भाई, यानी विधानमंडल, यानी इसको बोलते हैं स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है भाई, इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट, लेजिस्लेटिव लिख देता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रहेगा। यानी इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेटिव यानी राज्य के विधानमंडल। ठीक है, अगला हो गया भाई, यानी स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन को क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारा जो पहला रहेगा वो राज्य के विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव बोलते हैं, यानी लेजिस्लेचर भी बोलते हैं इसको। मैं लेजिस्लेचर ही लिखने वाला था, लेकिन लेजिस्लेटिव अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि राज्य के विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला देखो, यानी लोकल, इसको बोलते हैं भी लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं भी? लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा हमारा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडिशरी। ठीक है, यानी जुडिशरी। और उसके बाद जो हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा महान्यायवादी। यानी मान्यवादी क्या होता है, या हमारी क्यों ज़रूरत पड़ती, ये सारी चीज़ में जो हमारा जो मान्यवादी जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसमें सारी चीज़ कराऊंगा भी मैं आपको। ठीक, इसको क्या बोलते हैं मान्यवादी को? यानी अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद यानी अटॉर्नी जनरल, उसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद जो हमारा आएगा इलेक्शन कमीशन, यानी निर्वाचन आयोग। कौन सा भाई? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ठीक, देखो जो हमारा जो पहला जो 11वां जो चैप्टर रहेगा वो राज्य के विधानमंडल रहेगा, यानी लेजिस्लेटिव रहेगा। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, यानी न्यायपालिका यानी जुडिशरी, और मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर जैसे स्टेट के इलेक्शन होते हैं, वो सेंटर के इलेक्शन होते हैं, उसको कौन कराता है, उसका जो सारा जो इसके अंदर कौन सा एरिया इसके अंदर आता है, यानी जो भी राष्ट्रपति यानी पीएम, यानी गवर्नर और स्टेट सीएम, जितने भी इलेक्शन होते हैं, यानी सांसद, एमएलए वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा भी। ठीक है, यानी किसके अंदर, निर्वाचन आयोग के अंदर कौन कौन से हमें इलेक्शन करा सकते हैं, इसको डायरेक्ट करा सकते हैं, इनडायरेक्ट करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और राज्य के विधानमंडल के अंदर यानी लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट के अंदर जो एमएलए बनते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के अंदर आते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं उसको। और स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो इसी के अंदर आता है, स्थानीय स्वशासन के अंदर, यानी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ठीक है, जो हमारा जो कोर्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? सारे न्यायपालिका होते हैं, उनमें जुडिशरी होती है, यानी हाई कोर्ट होता है उसके अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सारी चीज़ जुडिशरी के अंदर आती है। और मान्यवादी क्या होता है? इसको बोलते हैं विधि कानून बोलते हैं इसको, मान्यवादी को विधि कानून क्यों बोलते हैं भी? जैसे हमने
कोई भी केस लड़ना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ना है, जैसे किसी सरकार ने लड़ना है भाई, ठीक है, यानी सरकार ने लड़ना है तो सरकार की ओर से जो लड़ेगा ना वो मान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल लड़ेगा भाई, ठीक है। और जो हमारे जो स्टेट के अंदर, जैसे कोई भी स्टेट का एग्जाम है, ठीक है, स्टेट का एग्जाम पर कोई भी स्टे लग रही है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर जो CET के अंदर जो स्टेट यानी स्टे लगी हुई है, उसको हैंडल कौन करेगा भाई, वहाँ का महाधिवक्ता बोलते हैं उसको, यानी उसको स्टेट यानी उसको राज्य महाधिवक्ता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मान्यवादी बोलते हैं, ठीक है। सेम कार्य होता है, लेकिन इसका जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये हमारी जो संसद में यानी किसी भी कानून में, किसी भी फेरबदल में, यानी किसी भी चीज़ में हम भाग ले सकता है ये, यानी वो ऐड हो सकता है अटॉर्नी जनरल, लेकिन इसको क्या चीज़ नहीं है, ये अपना वोट नहीं डाल सकता हमारी जो संसद के अंदर। सेम मेथड वही रहेगा, ये जो मान्यवादी होती है ना अटॉर्नी जनरल, यानी संसद में वो वोटिंग नहीं कर सकता ना, सेम उसको स्टेट के अंदर भी जो वो महाधिवक्ता होता है ना, महाधिवक्ता होता है, सॉरी वो महाधिवक्ता होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि वो भी क्या करता है, वो हमारी जो लेजिस्लेटिव में, यानी लेजिस्लेटिव होती है ना, जो हमारी जो विधानसभा होती है, उसमें क्या करता है, कोई भी कानून बनता है उसमें भाग लेगा, कोई भी कानून हटाना है उसके अंदर भी भाग लेगा, ठीक है। कोई भी राज्य के क्षेत्र में अगर कोई भी गलत काम हो रहा है उसको ठीक कराने के लिए किसको बोला जाएगा, यानी महाधिवक्ता को बोला जाएगा। विधानसभा किसको बोलेगी, महाधिवक्ता को बोलेगी, ठीक है। तो लेकिन जो लेजिस्लेटिव में अगर कोई भी वोटिंग वगैरह हुई, ठीक है, यानी विधानमंडल में यानी विधानसभा के अंदर, तो वो उसमें वोटिंग में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन वो विधि कानून के अंतर्गत ऐड हो सकता है, ठीक है। नहीं तो जैसे कोई भी लेजिस्लेटिव के अंदर यानी विधानमंडल के अंदर कोई भी इलेक्शन वगैरह हो MLA MP के, तो उसमें भाग नहीं लेता, ठीक है। ये सेम कार्य है अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता का, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर के लिए और महाधिवक्ता होता है वो स्टेट के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, ये रहेगी हमारी। उसके बाद एक मिनट रुकिए भाई। उसके बाद जो अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी इसका क्या काम है, सारे जितने भी आयोग हैं, ठीक है, जितने भी आयोग हैं, समिति हैं, वो सारे को, यानी जिसके जो सरकार का जो पैसा होता है ना, उसका जैसे कैग बोलते हैं, जैसे कोयला घोटाला वगैरह, कोई भी घोटाले के जितने भी जो देख रेख करेगा ना, जो इसका CBI यानी ब्रांच जितने भी इसका जो कंट्रोल करेगा ना, कोई भी घोटाले के अंदर जिस भी सरकार का कोई भी घोटाला है उसको नियंत्रण कौन करेगा, वो नियंत्रण मालेका परीक्षक यानी कैग करेगा, ठीक है, यानी CAG करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर यानी कंप्ट्रोलर, इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ठीक है, ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटर लिख लो भाई, यानी ऑडिटर जनरल, इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारी संघ लोक सेवा, ठीक है, यानी संघ लोक सेवा, यानी संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अंदर जितना भी जो यूपीएससी का क्या काम है, यानी सारी IAS IPS जितने भी जो फर्स्ट क्लास की नौकरी है ना, यानी A ग्रेड की जो नौकरी है, जैसे IAS UPSC IRS, ये सारी वगैरह इसके यूपीएससी के अंदर आती है, ठीक है, यानी यूपीएससी के अंदर आती है, ठीक है। यूनियन पब्लिक, यानी इसको क्या बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं। एक मिनट रुको भैया भेज, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है इसको, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कमीशन, इसको क्या बोलते हैं भाई, यूनियन पब्लिक सर्विस
कमीशन बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा जो 11वां राज्य के विधानमंडल लेजिस्लेटिव हो गया, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट हो गया, न्यायपालिका जुडिशरी के अंदर आती है, मान्यवादी अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन होता है, और नियंत्रण मालिका परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, और संघ लोक सेवा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो एक होती है, अगला जो चैप्टर रहेगा हमारी राजभाषा, यानी राजभाषा। राजभाषा को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, देखो इसके अंदर कौन सा, राजभाषा के अंदर जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज में जैसे मराठी कब जोड़ी गई, तमिल कब, बूढ़ो, जो खासी, जयंती, सारी जितनी भी लैंग्वेज है ना राजभाषा के अंदर आती हैं। जो हमारी जो सारी लैंग्वेज हैं वो राजभाषा के अंदर आती हैं। उसको कब मान्यता दी थी, यानी मैथिली को कब थी, डोगरी को कब दी गई थी, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं राजभाषा के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो आपातकालीन जो भी शक्ति यानी आपात उपबंध, ठीक है, इसको बोलते हैं आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपात उपबंध। यानी जितनी भी जो शक्ति होती है ना, जो इमरजेंसी यानी 350, 360, 352, यानी ये सारी जो आपात यानी भारत कब लगा सकता है, इमरजेंसी कब लगा सकता है, ठीक है, तो कितनी बार इमरजेंसी लगी है अब तक इंडिया के अंदर, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है आपात उपबंध के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर रहेंगे इस भी सारे, जैसे राज्य के विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन यानी न्यायपालिका, मान्यवादी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण मालिका परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, राजभाषा और आपात उपबंध, ये रहेंगे। ठीक है, और एक हमारा रहेगा जो लास्ट का जो चैप्टर रहेगा ना, वो लास्ट का और लिख लो, दिख तो रहा होगा ना, जो लास्ट का और लिख लो भाई, इसको बोलते हैं संविधान अमेंडमेंट लिख दो, यानी संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हमारे जो सारे चैप्टर रहेंगे भाई, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 20 चैप्टर हैं, और 20 के 20 मैं अच्छी तरीके से कराऊंगा भाई सब। देखो, राज्य के विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट, न्यायपालिका जुडिशरी और मान्यवादी अटॉर्नी जनरल, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, नियंत्रण मालिका परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूपीएससी की, और राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, कोई भी अगर इंडिया के अंदर कोई भी इमरजेंसी लग जाती है, जैसे इंडिया के अंदर इमरजेंसी कितनी बार लगी, ठीक है, कोई भी अगर गृह युद्ध हो जाए तो इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, यानी कोई वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियली दिक्कत आ जाए इंडिया के अंदर तो भी इमरजेंसी लागू होगी। ये सारी चीज़ ये हमारी जो संविधान जो उपबंध होते हैं ना उसके अंदर आती है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो संविधान अमेंडमेंट होता है, जो किसी भी संविधान का संशोधन करने, जैसे कोई भी चीज़ जोड़नी हो ना, जैसे 42वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़े थे भी, यानी 42 संविधान संशोधन में जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जैसे 11वां जो मूल कर्तव्य पूछ ले भी कब जोड़ा गया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जीएसटी में अमेंडमेंट कब किया गया था, यानी जो हमारी जो पंचायत लोकल जो पंचायत हैं उसको अमेंडमेंट कब किया गया था, ये सब कुछ, यानी हमारी जो संसद के अंदर अमेंडमेंट कब किया गया था, ये सारी जो भी अमेंडमेंट हैं तो होते हैं ना, यानी संशोधन में तो होता है सुधारना। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है भाई, ये हमारे जो 20 चैप्टर हैं, आई होप कि आपने अच्छी तरह से लिखे होंगे, और एक इंडेक्स के अंदर लिखना भाई, जो भी आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसको क्लिक करो, और जब तक एंड नहीं हो जाए ना तब तक आप रिव्यू लेके आओ। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताओ भाई, ये सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये सारी चीज़ बतानी है भाई आपने। ठीक,
तो हमारा जो स्टार्ट करूँगा अभी मैं, जो हमारा जो पहला जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा अभी, यानी जो हमारा जो संवैधानिक यानी विकास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये स्टार्ट करवाऊंगा अभी मैं। सबसे पहले मैं एक बार मैं बता दूँ, अभी फिर बता दूँ मैं आपको, जो हमारी जो पॉलिटी के जो लेक्चर रहेंगे वो हमारे 20 लेक्चर रहेंगे, ठीक है, यानी 20 टॉपिक रहेंगे, लेक्चर तो कई आएंगे भी, ठीक है, तो 20 टॉपिक रहेंगे, अच्छी तरीके से और अच्छी कंसिड्रेशन और अच्छी वे में बढ़िया तरीके से तैयार कर रहे हैं भाई। यानी मैं आपको बता दूँ कि अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम में मैंने देखे कि जो पॉलिटी की जो वेटेज देखी ना मैंने, वो 5 से 6 क्वेश्चन देखी पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो आप पॉलिटी को, अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दिया, यानी दिल्ली पुलिस हो गया, उसके अंदर आपकी एसएससी जीडी में भी क्या है कि हमारी जो 25 नंबर की जो जीके आएगी, ठीक है, यानी 25 नंबर की जो जीके आएगी, यानी पॉलिटी आप ये लगा लो कि 3 से 4 नंबर की आएगी आपके, ठीक है। और यानी आप हो सकती है इसको मिनिमम नहीं कर सकते 3 से 4 नंबर, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से आप तैयार करो भाई, और आपकी जो पढ़ाई है ना वो सुचारू रूप से डे बाय डे आप लगे रहो, जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो ले, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारी जो कंटिन्यूटी वो बनाए रखेंगे, और हम धीरे धीरे क्या करें कि जो हमारी जो फैकल्टीज़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री की भी बढ़ाएंगे, उसमें उसको साइंस की भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन यही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल को शेयर करो, लाइक करवाओ भाई अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो जो हमारा जो पहला चैप्टर देखो भाई, ये सारे एक बार उतार लियो भाई, ठीक है। देखो अब हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे भी, और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं भाई 2024 के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब तक इलेक्शन पूरा नहीं होगा ना तब तक ये वैकेंसी बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और ये वैकेंसी भरे भी गए, ये नहीं भरनी पड़ेगी, क्यों, जो सरकार आने के लिए वैकेंसी बहुत मायने करती है भाई, ठीक है। तो आप कंटिन्यू लगे रहो तब तक एग्ज़ाम नहीं हो। जैसे सीजीएल का भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सीपीओ का भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो डे बाय डे आप इंक्रीज़ अपनी पढ़ाई को करते रहो, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा जो पहले मैंने एक बार फिर बताई थी भाई, ये बताओ जो संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था भाई, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बन के तैयार हुआ था, ठीक है। यानी हमने करीबन यानी ये लगा लो कि 60 देशों का जो संविधान पढ़ा था ना, तब हम अमेंडमेंट करके लेके आए थे, हम संशोधन करके लेके आए थे हमारे संविधान के अंदर। जो हमारा जो संशोधन यानी जो हमारा जो एक्ट था 1935, ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने किया था, जैसे भारत शासन अधिनियम का जो 70% पार्ट है ना वो हमारे संविधान में ऐड किया था भाई। यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पार्टीशन जो हमने ली है वो 1935 संविधान अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम के तहत हमने ली है, ठीक है। उसके बाद देखो यानी संविधान सभा बन के कब तैयार हुई, ये सारी चीज़ अंतरिम गवर्नमेंट, ये चीज़ मैंने बता दी थी। पूछ ले भी कई बार एसएससी क्या पूछती है, जैसे पूछ ले भी अंतरिम गवर्नमेंट कब से कब तक थी, ये क्वेश्चन आया भी होगा, ठीक है। यानी 10th फेज़ में यानी 11 फेज़ में आया होगा एग्ज़ाम, 101% आया होगा। क्या पूछता है, जैसे कोई भी अंतरिम सरकार है, जैसे कब तक स्टार्ट रही थी, यानी पहले स्थायी अध्यक्ष कौन था, पहले टेम्परेरी यानी परमानेंट जो अध्यक्ष था यानी चेयरमैन था वो कौन था, ठीक है। ये चीज़ सारी बता दी, ठीक है। अब क्या है हमारा जो संविधान सभा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो पहला रहेगा, ठीक है। पहला कौन सा रहेगा, वो संविधान सभा, ठीक है। अब मिटा दो भाई इसको, अब जो हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, इसको लिख दो भाई, यानी संविधान सभा, ठीक है, यानी संविधान सभा यहाँ से स्टार्ट करना भी, ठीक है। संविधान सभा यानी संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था, ये हमारा हुआ था भाई जो संविधान था, यानी जो संविधान का निर्माण, यानी यहाँ पे लिखो निर्माण, यानी निर्माण कब हुआ था भाई इसका, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। ये बन के तैयार हुआ था, कब बन के तैयार हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था भाई, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है।
ठीक भाई। यानी जो इस टाइम क्या थे कि उसके बाद क्या होता कि जो हमारा जो संविधान सभा पूछ ले भी, संविधान सभा कब कब बनी भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, ठीक है, यानी किसने डिमांड की, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। यानी यहाँ पे पूछ ले भी संविधान सभा, यहाँ पे लिख देता हूँ भी मैं संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। ये कितने दिन में बन के, यानी किसने डिमांड की थी भी, जो हमारे ये बताओ, ये किस व्यक्ति ने बोला था कि हमारे पास भी एक संविधान हो, ठीक है, यानी अपनी रिपोर्ट भी पेश की होगी, यानी किसी ने डिमांड भी की होगी ना, वो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले डिमांड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखो डिमांड, क्या लिखेंगे भाई, यानी डिमांड यानी मांग, यानी डिमांड, इसको क्या बोलते हैं भी, मांग, ठीक है। यानी सबसे पहले जो डिमांड की थी वो थी 1895 के अंदर, किसने की थी भी, यानी 1895 के अंदर, किसने की थी 1895 के अंदर, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी ना भाई। जो सबसे पहले जो संविधान सभा की जो डिमांड की थी वो किसने की थी, वो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। वो कौन से प्रस्ताव के तहत की थी, ठीक है, वो कौन सा बिल था, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा भी। उसके बाद किसने की थी, जो लास्ट में किसका जो संवैधानिक विचारों का जो मांग थी वो किसको अपनाया गया था, किसके व्यक्ति के द्वारा अपनाया गया था, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके जो बिल था ना, इसका बिल यानी प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, यानी किस प्रस्ताव के तहत इसने डिमांड की थी भी संविधान, भारत में एक संविधान सभा हो, यानी के उस बिल का क्या नाम था, उसका बिल का नाम था स्वराज्य पत्रिका के तहत लिए गए थे, ठीक है, यानी स्वराज पत्रिका के तहत, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं, बिल को क्या बोलते हैं, यानी राजस्व पत्र के तहत डिमांड की थी भी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। यानी बाल गंगाधर तिलक ने किसके की थी, यानी राजस्व पत्रिका, यानी स्वराज पत्रिका, यही की बात है, यानी राजस्व पत्र, यानी कई बार एग्जाम में राजस्व पत्र आ जाता है, यानी स्वराज पत्रिका भी आ जाती है, तो आप याद रखो, ठीक है। यानी राजस्व प्रस्ताव, यानी बिल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव लिख दो, यानी पत्र की जगह यहाँ पे प्रस्ताव लिख दो भाई, यानी प्रस्ताव, ठीक है, यानी प्रस्ताव, यानी कौन सा बिल था भी, वो राजस्व प्रस्ताव यानी स्वराज पत्रिका थी, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड की थी वो किसने की थी भी, यानी उसके बाद जो डिमांड की थी, उसके जो लास्ट वाले जो हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे ना, मैं वही कराऊंगा, और फालतू का मैं कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। जो हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे ना, जो एसएससी कई बार पूछ रखे हैं, ठीक है, वो यानी प्रीवियस से पूरा अमेंडमेंट करके संविधान, यानी जो भी हमारी पॉलिटी के अंदर, जो भी सिलेबस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने की जो बेस्ट संभावना होती है ना, वही कराऊंगा मैं, ठीक है। देखो उसके बाद कौन सा है कि 1934 के अंदर, यानी 1934, एक बार अच्छी तरीके से दिख जाएगा भाई, 1934 ने किसने डिमांड की भी, 1934 ने किसने डिमांड की, यानी एम.एन. रॉय, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। यानी इसको हिंदी में लिख लो भी, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। देखो इसको एम.एन. रॉय को उसका नाम क्या था कि यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी 1934 में की थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने डिमांड की थी, ठीक है। सबसे पहले डिमांड किसने की थी भी, बाल गंगाधर तिलक ने मांग की, कब की थी, 1895 के अंदर, और कौन सा बिल के तहत की थी, यानी राजस्व प्रस्ताव यानी स्वराज्य पत्रिका के अंदर, ठीक है। और इसने क्या की थी कि औपचारिक मांग की थी भी सबसे पहले, ठीक है, औपचारिक मांग की थी इसने सबसे पहले, ठीक है, एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, ठीक है भाई, यानी औपचारिक मांग की थी, ठीक है। सबसे पहले ये पूछ ले भी, हमारे जो एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कई बार, 1934 के अंदर किसने डिमांड की थी भी, जो हमारे जो संविधान की एम.एन. रॉय ने की थी, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने
यानी इसके बिल का नाम बताओ भाई, ठीक है। इसने औपचारिक मांग की थी, इन्हें डायरेक्ट ही बोला था कि भाई हमारे जो भारत के अंदर एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी सपोर्ट की थी वो कांग्रेस ने सपोर्ट की थी भी, ठीक है। देखो, यानी इसने की थी औपचारिक मांग, यानी औपचारिक मांग, औपचारिक मांग, औपचारिक मांग की थी भी, ठीक है। यानी फॉर्मल, यानी फॉर्मल डिमांड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भी, इसने क्या क्या था, यानी फॉर्मल डिमांड की थी भी, ठीक है। यानी फॉर्मल डिमांड। पूछ ले भी फॉर्मल डिमांड किसने की थी, यानी औपचारिक मांग किसने की थी भी, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। और जो इसकी जो सपोर्ट की थी ना भाई, सपोर्ट, यानी सपोर्ट किसने की थी भी इसकी, यानी सपोर्ट, यानी सपोर्ट किसने की थी भी इसकी, यानी कांग्रेस सभा ने की थी इसकी, लिख लो भाई, यानी कांग्रेस सभा ने, यानी यहाँ पे लिख दो भाई कांग्रेस असेंबली ने इसकी जो इसका जो सहायता की थी वो कांग्रेस सभा ने की थी। इसको डायरेक्ट ही फॉर्मल डिमांड के तहत अपना लिया था, यानी 1934 के अंदर। यानी पूछ ले भी औपचारिक मांग किसने की थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी 1934 के अंदर सबसे पहले, ठीक है। सपोर्ट किसने की थी भी, कांग्रेस सभा ने की थी, यानी कांग्रेस असेंबली ने की थी, ठीक है। ये चीज़ है। और उसके बाद जो अलग अलग प्रस्ताव आने लगे धीरे धीरे, क्या कि जो अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, यानी किसने पेश किया था भाई, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 1940 के अंदर, यानी 8 अगस्त 1940 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो प्रस्ताव हुआ वो कौन सा हुआ भाई, अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त ऑफर, यानी अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया भी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, यानी 8 मार्च 1940 के अंदर, ठीक है। यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। यानी अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया था भी, 8 मार्च 1940 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो इन्हें जो प्रेजेंट किया था उस टाइम जो भारत का जो वाइसराय था 1940 के अंदर, वो कौन था, वो था लॉर्ड लिनथंगो, ठीक है भाई। मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको समझ में भी आ जाएगा, यानी लिनथंगो, ठीक है। यानी 1940 के अंदर पूछ लेता कई बार, यानी अंग्रेजी सरकार के अंदर जो भारत का जो वाइसराय था वो कौन था भाई, यानी लॉर्ड लिनथंगो था, ठीक है भाई। देखो एक बार ऊपर ही लिखवा देता हूँ भाई, अगस्त प्रस्ताव एक बार फिर दोबारा एक बार ये अच्छी तरीके से देख लियो भी। यानी फॉर्मल डिमांड किसने की थी सबसे पहले, संविधान सभा की। एक बार ये लिख लो 1895 में सबसे पहले और सबसे लास्ट याद रखना, ठीक है। बीच का कभी भी नहीं आया अभी, ठीक है। यानी महात्मा गांधी ने भी पूछा था, जैसे 1923 के अंदर उसकी यंग इंडिया पत्रिका थी, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछेगा भाई, इसको डायरेक्ट ही पूछेगा। 1934 के अंदर जो मांग करी थी उसका जो सपोर्टर था वो कौन था, कांग्रेस सभा सपोर्टर थी। और जो उसका बिल था उसका स्वराज्य पत्रिका यानी राजस्व प्रस्ताव था। यानी मानवेंद्र नाथ एम.एन. रॉय ने भी जो मांग की थी वो कैसे मांग की थी, यानी बिल से नहीं की थी, उसने औपचारिक मांग की थी, ठीक है। यानी फॉर्मल डिमांड की थी, उसने बोला कि संविधान यानी भारत में एक संविधान होना चाहिए भी, या सपोर्ट किया था कांग्रेस सरकार ने, ठीक है। ये चीज़ थी उस टाइम, क्या थी कि कांग्रेस सभा बनी हुई थी 1934 के अंदर, जो इसका जो सपोर्ट किया था वो कांग्रेस सभा ने सपोर्ट किया था इसको, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, देखो अगस्त प्रस्ताव देखो भाई पहले, यानी अगस्त ऑफर, ठीक है। यानी अगस्त प्रस्ताव, पूछ लेगा भाई अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया, यानी पूछ ले भी अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। पूछ ले भी अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया भी, यानी अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया भी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। यानी पूछ ले भी कब किया था, कब पेश किया गया था, यानी
कब पेश किया गया था भाई, यानी 8 अगस्त, दोबारा लिखो भाई, यानी 8 अगस्त 1940, ठीक है, यानी 8 अगस्त 1940 को प्रेजेंट यानी पेश किया था भाई, ठीक है, ठीक है, पेश किया था, ठीक है। किसने पेश किया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक, यानी पेश किया था। यानी किस टाइम पेश किया था, उस टाइम जो वाइसराय था वो कौन था भाई, उस टाइम जो अंग्रेजी सरकार का जो वाइसराय था, यानी किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी किसके द्वारा पेश किया गया था भाई, यानी देखो किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी लिनलिथगो द्वारा प्रेजेंट किया गया था भाई, यानी पेश किया गया था भाई, ठीक है, पेश किया गया था। पूछ ले भी, जो अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था भाई, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था, ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था। इन्होंने जो अगस्त प्रस्ताव क्यों पास किया गया था, क्यों पेश किया गया था, इन्होंने बोला था कि भारत के अंदर भारतीय संविधान की जो सभा की जो मांग जो कर रखी थी ना, वो बोल रहे थे कि जो हमारा जो संविधान बनाएगा ना वो हमारे ब्याह पे बनेगा, यानी जो भी संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीय जनता करेगी, न कि अंग्रेजी सरकार। इन्होंने ये चीज़ वो लिखी थी अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। यानी क्या लिखा था कि इसको भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, इसने ये बोला था, ठीक है। यानी जो भारत का जो संविधान था वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। ये बात किसने बोली, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। कब बोली थी भी, 8 अगस्त 1940 के अंदर बोली थी, ठीक। और किसके द्वारा बोला गया था, लिनलिथगो के द्वारा प्रेजेंट में पेश किया गया था। उस टाइम जो वाइसराय था ना वो लिनलिथगो था, ठीक। इसके बाद फिर जो हमारा जो अगस्त प्रस्ताव के बाद जो हमारा जो क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो अमेंडमेंट होते गए, ये सारी चीज़ होगी, ठीक है। आज के लिए भी यही जो हमारी जो क्लास रहेगी आज तक लिए यही रहेगी। उसके बाद जो हमारी जो क्लास स्टार्ट रहेगी वो अगला जो क्रिप्स मिशन के लिए स्टार्ट रहेगी, यानी क्रिप्स मिशन, ठीक है। यानी क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या करने आया था, ये सारी चीज़ है। क्रिप्स मिशन कब आया था, यानी 8 मार्च 1942 को आया था, ठीक है, याद रखियो भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भी। आज के लिए हमारी जो क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी और नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी जो आपने अच्छी तरीके से अच्छी कंसंट्रेशन से हमारी क्लास को देखा, ठीक है भाई। हैव ए नाइस डे दोस्त, ठीक है, ओके।